हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस ग्रुप। तो भैया हम क्या पढ़ रहे थे? आरबीजे CBT 1 साइंस का जो PYQ सॉल्यूशन था वो हम पढ़ने जा रहे थे। 16/12/2024 शिफ्ट नंबर 1 के मैंने साढ़े 30 क्वेश्चन को बहुत डिटेल सॉल्यूशन कराया है। अब बारी है शिफ्ट नंबर 2 की, जिसमें से 30 क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे तरीके से हर एक छोटी सी छोटी चीजों को देखेंगे और सीखेंगे और अपने रेलवे जेई, चाहे आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, जहां पे भी रेलवे में साइंस पूछा जाता है, हर एक साइंस आपके रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डेली की तरह मेरा क्या है, एक रिक्वेस्ट है, जब भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई अपने साथ कलम और कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें एक हर छोटी चीज सीखने को मिलेगा जिससे तुम्हें बेहद खुशी मिलेगी। हाँ भाई, रेडी हो क्या? हाँ जी, चलो एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर तुम भाई वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी मेरी जिम्मेदारी मैं अपनी खुद से निभाऊंगा। चलो बिना देरी करते हुए सर जल्दी 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 चलो। हाँ भाई, करते हैं। चलो 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 चलो, रेडी। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? जब भी भाई बात करते हैं एक मोटर को, क्या एक मोटर की जब भी बात करते हैं तो देखो भाई, आप अपने घर की मोटर को सोच लो। अपने घर में मोटर होगा, हर एक घर में एक मोटर तो होगा। जो भाई क्या करते हैं, तुम जाते हो, मम्मी बोलती है बेटा चलो जाओ, टंकी में पानी खत्म हो गया है, जल्दी से बेटा मोटर को ऑन कर दो। हाँ मम्मी जी, मैं तो कर दूंगा, इतना तो अच्छा आदमी हूँ कि जाके कर ही सकता हूँ। तो तुम क्या जाते हो, अपने हाथ से क्या करते हो, इलेक्ट्रिकल स्विच दबाते हो। क्या करते हो, स्विच को ऑन करते होगे। जैसे ही तुमने ऑन किया, मोटर हुआ स्टार्ट, और मोटर के बाद तुम्हें क्या मिला बाबू? तो जल्दी से बोलो सर। वाटर मिलता है, जो जाकर के टंकी को भर देता है। समझ पा रहे हो? का तो चीजों को रिलेट करना है। तो भाई तुमने इनपुट में क्या किया, अपने हाथ से जाके क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, यानी कि विद्युत ऊर्जा दिया उसको आपने, विद्युत ऊर्जा दिया। और आपको आउटपुट में क्या मिला? आउटपुट में क्या मिला? पानी मिला, वाटर मिला। और वाटर क्या होता है? एक सर मैकेनिकल एनर्जी होता है। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। तो भाई आपका जो विद्युत मोटर है क्या करता है, जल्दी से बोल दो। तो सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो बोलो भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबको पता है क्या? हाँ जी सर। चलो यही क्वेश्चन पे क्या रहता, जेनरेटर, यानी कि एक प्रत्यावर्तित, ठीक है, एक जनरेटर रहता भाई। तो क्या करते तुम, जनरेटर क्या करता? तो सर वही हम बात करेंगे अपने शादी ब्याहों में। जब गांव में क्या आता, एक जनरेटर लाते हो। जब तुम साटा बुक करते हो ना, तो क्या लाते हो? जनरेटर। अब जनरेटर आता है, लाइन कट गया तो भाई उसके भरोसे तो नहीं रहेंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा, फिर शादी का पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से ही बैकअप में एक जनरेटर ला देते हैं और सारे सप्लाई उससे कनेक्ट कर देते हैं, और तुम अपने हाथ से हैंडल को घुमाते हो, यानी कि तुम इनपुट में इसको क्या दिया? तो जल्दी से बोलो सर। तो मैकेनिकल एनर्जी। भैया हम मैकेनिकल एनर्जी हाथ से घुमा रहे हैं, और देखते हो कि कुछ समय बाद जैसे ही स्टार्ट होता है तो हमें क्या मिलता है? सारी की सारी लाइटें जो इससे कनेक्ट थी सब जल उठती है, यानी कि क्या मिला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो भैया अगर यही क्वेश्चन में मोटर की जगह क्या रहता, जेनरेटर रहता, तो क्या तुम करते? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता। बोलो मजा आ गया क्या? हाँ जी सर। तो इस क्वेश्चन को भी तैयार करना। चलो अब बता दो, मोटर पे कौन सा रूल लगता है? तो भैया फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। और इस पे कौन सा लगता है? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। ठीक है, ये सारे के सारे चीज हमने बताया था आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ओजोन परत का क्षरण मनुष्यों के लिए चिंता का विषय क्यों है? अब भाई देखो, ओजोन परत, जो हमारा ओजोन परत है, ओजोन लेयर है, अब भैया उसका क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? डिस्ट्रॉय होते जा रहा है, जो भैया हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि भैया उससे होगा तो क्या होता है, हमें पारावैंगनिक किरण से वो बचाता है सर, जिससे स्किन कैंसर होते हैं। ठीक है, तो भाई उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ओजोन परत जितना हमारा अच्छा रहेगा उससे हम बचेंगे। लेकिन हम तो इंसान है, आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं? एसी चला रहे हैं, जिससे बहुत सारे क्या कर रहे हैं, जिससे जो गैसेस निकल रही है, वो गैसें क्या कर रही है भाई, ओजोन लेयर को क्या कर रही है? डिस्ट्रॉय कर रही है, नष्ट कर रही है। तो भाई इसका क्या होगा, क्या होगा? चिंता का विषय क्यों हो? यह पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है? ऐसा कुछ नहीं है। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है? ऐसा भी कुछ नहीं है। यह हमें हानिकारक विकिरण से बचाता है। हाँ जी भाई, बहुत सही आंसर है। यह मृदा को उर्वरता बढ़ाता है। जीना, जीना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? दूसरा का 30।
ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर चलते 3 पे। भाई निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है? भाई आपने पढ़ा होगा क्लास 10 के एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, हमारा पर्यावरण चैप्टर है उसमें जाना भैया, उसमें तुम्हें बताया गया है, ट्रेंगल भी बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि जो नीचे वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सर उत्पादक, क्या बोलते हैं उत्पादक, और ये होता है तुम्हारा प्राथमिक उपभोक्ता, ये होता है तुम्हारा द्वितीयक उपभोक्ता, और ये होता है तुम्हारा तृतीयक उपभोक्ता। तो भाई कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी उपभोक्ता जो भैया खाने वाला है, किसी चीज पे डिपेंड करने वाला है, उसको बोलते हैं उपभोक्ता, और उत्पादक जो स्वयं अपने आप से क्या करते हैं बनाते हैं उसको बोलते हैं उत्पादक, जैसे उत्पादक हो गए। चलो भाई तो इसका क्या हो जाएगा, उपभोक्ताओं का वर्ग नहीं है। तो भाई देखो मांसाहारी ये भी कहीं ना कहीं किसी पे डिपेंडेंट है, शाकाहारी परजीवी वही है, लेकिन उत्पादक जो है भैया क्या है, ये सेल्फ डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से भैया ये उपभोक्ता के वर्ग में नहीं है। आपने पढ़ा है? हाँ जी सर पढ़ा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाँ भाई ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने किया उसको मजा आ जाएगा। अब तुम्हें भावनाओं के साथ बहना नहीं है और मेरे साथ ही रहना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बहुत डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, हर क्वेश्चन को तुम कर ले जाओगे भैया। ये क्वेश्चन कहीं से नहीं है, एनसीईआरटी से ही पूछा है। कहाँ से पूछा? एनसीईआरटी से। चलो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कागज के तल में एक चालक पर विचार करें जिसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, चालक की बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? देखो मेरे भाई एनसीईआरटी में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। एक होता है तुम्हारा राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं दक्षिण हस्त नियम। भैया उसमें बहुत अच्छे तरीके से बता रहा है कि देखो भाई ये मेरा हाथ दिख रहा है क्या, अगर ये वाला अंगूठा जो है ना, ये मेरा अंगूठा, ये जो तुम्हारा अंगूठा दिख रहा है, ये अगर तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट धारा की दिशा दिखा रहा है, तो जितने भी ये कर्ल फिंगर है ना, ये 4, ये तुम्हें बताएगा चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। कहीं कहीं भैया ये अपोजिट भी होता है, बाकी सारी चीजें हम बहुत अच्छे से बताएंगे। लेकिन क्या गया है, इसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का कुर्क जो होता है ना स्क्रू रूल, ठीक है, जैसे हम स्क्रू को टाइट करते हैं तो भाई जैसे ही हमने टाइट किया तो वो कहाँ जाएगा, स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की ओर जा रहा है, तो वो बताएगा धारा की दिशा, और जैसे जिस डायरेक्शन में हम घुमा रहे हैं उसको, वो बताएगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये आपने पढ़ा होगा। तो भाई उसी क्वेश्चन को हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को याद करेंगे और इस क्वेश्चन को ले जाएंगे। तो देखो भाई एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। देखो मेज के तेल तल पे पड़े तार का वृत्ताकार पोष लीजिए, यानी कि सर्कुलर लूप लेना है, ठीक है, और उस पर विचार करना है। मान लीजिए इस पॉस में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, दक्षिण हस्त अंगूठा अंगुष्ठ नियम का लागू करके पॉस के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए। तो भैया ये क्वेश्चन तुम्हारा कहा है किस लिए रहेगा, होमवर्क रहेगा, जिसने किया उसको बहुत अच्छी चीज है। तो भाई क्या करोगे, इसको तुम कमेंट बॉक्स में हमें बताना है आंसर कि क्या आंसर आएगा। देखो भैया वही जो चीजें बताया दक्षिण हस्त अंगूठा नियम वही चीज है। ये देखो भैया ये तुम्हें डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है अंगूठा वाला, और ये तुम्हें बता रहा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब भाई हम वापस चलते हैं, ये सब छोड़ दो, ये सब बकैती है, नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना जानना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा अंगूठा, और ये तुम्हें कर्ल फिंगर क्या बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब भाई हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखो भाई कागज के तल, तो भाई मैंने एक प्यारा सा कागज के तल ले लिया, चलो कागज का एक सरफेस ले लिया। अब भाई इस कागज के सरफेस पे क्या कर रहा है, एक चालक का विचार करना है, चलो एक कंडक्टर का विचार करना है, ठीक है। चलो भाई एक कंडक्टर मैंने ले लिया जिसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। लो भाई मैंने इसमें क्या कर दिया, एक चालक ले लिया, देखो ये चालक हो गया, क्या हो गया, ये चालक हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा चालक हो गया। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, चालक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो कंडक्टर भैया, जिसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। चलो भाई जैसे बोला वैसे हमने कर दिया, विद्युत धारा देखो हमने नीचे से ऊपर की ओर बहा दिया थोड़ा सा यार। चलो यार सीधा कर देते इसको, चलो ये गया सीधा वाला, हाँ चलिए हो गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसमें क्या गया, विद्युत धारा कैसे जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, देखो नीचे से ऊपर की ओर, तो ये हो गया नीचे वाला पार्ट, ये हो गया ऊपर की ओर, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। तो भैया पूछ रहा है चालक के बाईं ओर, तो देखो भाई चालक कहाँ, ये चालक है तो इधर लेफ्ट हो गया और इसका राइट हो गया, बोलो हो गया क्या, तो बाईं ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा। अब भाई अपना हाथ इसी डायरेक्शन में बताओ, देखो ये तुम्हारा क्या है राइट हैंड, हम अपना हाथ सब कोई निकालेंगे और इस अंगूठा को चालक की दिशा में लेके चलो, चालक की दिशा में ले गए क्या, हाँ सर ऊपर से ऊपर की ओर, देखो नीचे से ऊपर नीचे से ऊपर, और एक कर्ल फिंगर ऐसे घुमाओ, कर्ल फिंगर ऐसे घुमाओ, तो देखो जब तुम घुमाओगे तो राइट में यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे डॉट,
यहाँ पे क्रॉस और यहाँ पे आ जाएगा डॉट। ये भैया क्रॉस और डॉट, जब कोई चालक जो क्या होता है अंदर की ओर जाता है तो उसको क्रॉस करते हैं, और जो बाहर की आता है उसको डॉट से दिखाते हैं। ये दिखाने का अपना तरीका है, ये छोड़ दो मत जानो, ठीक है। तो देखो यार, राइट साइड में क्या कर रहा है, राइट साइड में क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और लेफ्ट साइड में ऐसे बाहर आ रहा है। तुम खुद से देखो करके। तो भैया लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है, यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, अंदर हो गया। यानी कि अगर देखा जाए तो किस तरीके से बन रहा है, तो ऐसे जा रहा है, क्या ऐसे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ से अंदर और यहाँ से ऐसे आ रहा है बाहर। बोलो तो भाई अब बताओ क्वेश्चन क्या होगा, आंसर देखो। कागज के तल के लंबवत और अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रहा है क्या, नहीं सर ये होगा ना। धारा के दिशा के विपरीत, ये भी नहीं। धारा की दिशा में, ये तो बिल्कुल नहीं। कागज के तल के लंबवत और क्या भैया, बाहर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। बोलो भाई मजा आया क्या इस क्वेश्चन को? अगर आपको समझ में आया होगा तो भाई एक लाइक, कमेंट, फॉलो एंड शेयर सब बनता है, बाकी तुम्हारी इच्छा है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। हाँ भाई, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को जरूर करना, जैसे मैंने बताया सेम वैसे ही विचार करना, हर क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करे, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरणीय समस्याएं क्यों उत्पन्न कर रही है? तो देखो भाई, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट ऐसे अपशिष्ट होते हैं जिनका भैया हम प्राकृतिक प्रक्रियाओं या जो हमारे जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, उनके द्वारा इनका अपघटन नहीं किया जा सकता है। जैसे भाई प्लास्टिक की बात करूं तो भैया एक अजैव निम्नीकरणीय क्या है, अपशिष्ट है, जो भैया हमारा पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं, जिससे हमारे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तो भाई ये केवल पौधों के लिए विषाक्त होते हैं ऐसा नहीं बोल सकते हो, ये गलत है, ठीक है। ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जी भाई बिल्कुल सही है। ये मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं, नहीं। इन्हें आसानी से पुनः चक्रित किया जाता है, जी नहीं। तो भाई जितने भी अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट है वो पर्यावरण के लिए समस्याएं इसलिए उत्पन्न हो रही है कि भाई ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6। अब भाई अब 6 वाले क्वेश्चन में देख के सबका माथा टाइट हो गया भाई, ना एनसीईआरटी में लिखा है, क्या करे क्या करे क्या करे। चलो देखो, ताजे ब्रायन विलियम के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोड पे कौन सा आयन अपचयित हो रहा है? ध्यान से देखना भाई, अपचयित। चलो 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 चलो, अपचयित यानी कि अपचयित का मतलब सबको पता है कि सर अवकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं भैया, रिडक्शन अभिक्रिया। अवकरण किसका हो रहा है, आप सबने पढ़ा है, क्या पढ़ा है जल्दी से बोल दो कि सर ताजे ब्रायन विलियन। तो भैया सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए ताजे ब्रायन विलियन किसको कहते हैं, कि सर जब एक सांद्र क्या होता है, एक सांद्र तनु NaCl क्या है, NaCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, जलीय विलयन को क्या बोलते हैं भैया, एक ताजे ब्रायन विलियन बोलते हैं। 1 सेकेंड जस्ट वेट करना, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा मैं वाईफाई बंद कर देता हूँ इसका। कहाँ गया कहाँ गया, चलो आ जाते वापस। हाँ, ताजे ब्रायन विलियन किसको बोलते हैं, एक सांद्र NaCl2 के जलीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, ताजे ब्रायन विलयन बोलते हैं। आप सबको पता है कि सर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्राप्ति करते हैं तो क्या होता है, जल्दी से बोलो कि सर जब हम NaCl को, सोडियम क्लोराइड को जल से अपघटित विद्युत अपघटन कराते हैं तो मुझे NOH करते हैं, और साथ ही साथ मुझे क्लोरीन गैस भी मिलती है, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो क्षार अभिक्रिया। क्लोरो क्षार अभिक्रिया क्या बोलते हैं, क्लोरो क्षार अभिक्रिया। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था, हर एक छोटी सी चीज को बताया था। 1 सेकेंड, चलो हमने क्या बताया था, आपको बताया था, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग क्या बोलते थे, क्लोरो क्षार, क्योंकि भैया हमें आप क्या मिलता था आउटपुट में, जब इसको हम अभिक्रिया कराते थे तो सर क्लोरीन गैस मिलता था और हमें NOH मिलता था, जिसकी वजह से क्लोरीन से क्लोरो और NOH क्या है, क्षार है, इसलिए इसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया भी कहते थे। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। तो भैया देख लो, यही है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब तुम NaCl को जल के साथ क्या करते हो, अभिक्रिया कर जाते हो, तो NaOH प्लस Cl2 और H2 गैस मिलता है। तो भाई आप सबको पता है कि सर अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं, जल्दी से बोलो। सर अवकरण अभिक्रिया को बोलते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया उसको बोलते हैं सर जहां पे ऑक्सीजन
क्या होता है जल्दी से बोलो, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का घटना सर, ऑक्सीजन का त्यागना, हाइड्रोजन का जुटना, हाइड्रोजन का जुटना। तो देखो भैया ये हुआ तुम्हारा एनोड और ये हो गया कैथोड, और कैथोड पे तुम्हारा क्या मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयन क्या हो रहा है, जुट रहा है, यानी कि H प्लस आयन जाकर के कैथोड पे जुट रहे हैं। तो बोलो किसका अपचयन हो रहा है, तो जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलो किसका होगा, जल्दी से बोलो, तो हाइड्रोजन प्लस का। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बाकी मैंने प्रीवियस क्लास में भी, प्रीवियस सेट में भी ये क्वेश्चन को मैंने अच्छे से बताया है, जो गैसेस बनती है उन सभी का यूज है, कहाँ पे हम लोग करते हैं, इसको जरूर पढ़ के जाना। एक छोटी चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर रखने जाने वाली धातु रखी जाती है। देखो भाई सब बच्चा को पहला है कि सर जो पहला वाला होता है वो पोटेशियम होता है। चलो भाई लेकिन मैं तुम्हें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके अनुसार एक है जो स्लाइड मैंने दे दिया है। अब भाई इस स्लाइड को याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा क्योंकि तुम हो आशिक, और आशिक हर आशिक अपने बंदे के लिए क्या होता है, पागल होता है। तो तुम भी उस आशिक से एक रिलेट करते हैं एक ट्रिक को, और इस ट्रिक से हम क्या करेंगे, इस चीज को याद करेंगे। चलो हमारे साथ 1-2 बार पढ़ना, तुम्हें हर चीज याद हो जाएगी। चलो देखो यार सबसे पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि है क्या। देखो भाई अभी क्रियाशीलता जब श्रेणी की बात आती है, ठीक है, श्रृंखला की बात आती है, तो सबसे ऊपर रखा गया है पोटेशियम और सबसे नीचे रखा है गोल्ड। देखो यार एरो नीचे की ओर दिखा हुआ है, ये सबसे कम क्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील है, ठीक है, ये सब ऊपर वाले सबसे अधिक है, और बीच में इसके बीच में लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ जी सर। अब भाई मुझे याद रहता है, अब मुझे ऑप्शन में दे दिया कि सर निम्नलिखित में से कौन कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता है। अब ऐसे ऑप्शन दे दिया तो भाई ना ऊपर वाला दिया है ना नीचे वाला दिया है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो भाई तुम्हें इस सीक्वेंस को याद ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही करोगे। तो अगर मैं देखूं सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें से कौन होगा, तो देखो सर कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम क्या है, सबसे अधिक है, बाकी सारे के सारे इससे नीचे है तो सबसे कम है, इसके तुलना में कम है। तो भाई इसको कैसे याद रखोगे, हम तुमको बताते हैं। तो देखो इसका ट्रिक क्या है, देखो कैसे इन्हें, चलो पढ़ना मेरे साथ। कहो ना कहो मैं आशिक जो फिर पैदा हुआ। चलो फिर से एक बार बोलेंगे, चलो लिख देते हैं यहां से। चलो कहो ना कहो मैं आशिक जो फिर पैदा हुआ। चलो अब भाई इस ट्रिक को याद रखना, एक बार बस पढ़ लेना, मेरे साथ 2 बार कर लेना। चलो एक बार बोलेंगे सब मेरे साथ, कहो न कहो मैं आशिक जो फिर पैदा हुआ। चलो ठीक है भाई, हम आशिक ही हैं, हम अपनी बंदी के लिए आशिक ही हैं। चलो देखो के से हो गया, कहो से, के से पोटेशियम, कहो ना से सोडियम, एन से सोडियम, सी से कैल्शियम, मैं में एम आ रहा है, एम से मैग्नीशियम, आशिक में ए आ रहा है, ए से एल्युमिनियम, और जिंक में जेड जो से जिंक आ रहा है, और एफ आई आर से फिर से एफ ही आ रहा है, पैदा से पी बी यानी कि लेड, और हुआ से क्या, हाइड्रोजन। बाकी ये 4 चीज तुम्हें याद रखना है सीक्वेंस से, कॉपर एच जी ए यू, ठीक है, ये 4 वाले नीचे याद रखना है बस, और तुम्हें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पे। चलो भाई निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आयनिक यौग को जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड केबीआर ठोस रूप से विद्युत का चालन क्यों कर नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप से करते हैं। चलो इसका आंसर मैं बता रहा हूं कैसे होगा। जब भी बात करते हैं एक किसी भी यौगिक का एक गुण होता है, आयनिक जो भी आयनिक यौगिक है उनका भाई एक गुण होता है, जिसका एक गुण पढ़ते हैं हम लोग विद्युत चालकता। ठीक है भाई, कैसे होता है ये पूरी की पूरी चीज एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखी हुई। अब इस चीज को देखते हैं, पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, आयनिक आयनिक यौगिकों के लिए निम्नलिखित सामान्य गुणधर्मों पर अपना आपने ध्यान दिया होगा। ये वाला देखो, चौथा नंबर का गुण जो है विद्युत चालकता। किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। देखो भाई, जब भी बात करते हैं कोई भी सॉल्यूशन ले लो, ठीक है भाई, अब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाए तो उसमें भैया हमें विद्युत को फ्लो कराने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए, तो भाई उसमें जो आवेशित जो चार्ज जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे कण है, उनको भैया गति होना बहुत आवश्यक है। भाई जब तक चार्ज का गति नहीं होगा तब तक विद्युत फ्लो नहीं करेगा। आप इस बात से एग्री हो? हाँ जी सर एग्री है। 1 सेकेंड जस्ट वेट। हेलो हेलो
करते हैं। एक सेकेंड यार। चलो, तो भाई क्या होता है, एक सेकेंड एक सेकेंड। यानी कि किसी भी विद्युत विलेन में अगर हमें उसको विद्युत को फ्लो कराना है तो उसमें क्या होना चाहिए, जो भी पार्टिकल्स है, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स है, आवेशित कण है, उनमें भैया गति होना चाहिए। लेकिन भाई बात क्या होती है, जब भी आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं, जब भी भाई कोई भी आयनिक यौगिक है यानी कि आयनिक कंपाउंड के जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल सॉरी जो जलीय विलयन है, जलीय सॉल्यूशन है, उसमें आयन उपस्थित होंगे भाई। जब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, जब भी भाई देखो ये आयनिक यौगिक है, ठीक है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है, और इसमें क्या है तुम्हारा आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक के जलीय विलयन है। जब भी भैया इस विलयन में तुम विद्युत धारा दोगे, विद्युत धारा जब भी प्रभाव करोगे, जब भी विद्युत धारा तुमने क्या किया, प्रोवाइड किया, तो क्या होगा कि भैया ये आयन क्या करेंगे, विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करेंगे, ऐसे जाकर के गमन करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे, आप सबको पता है। चलिए, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है। यही बात है भैया, समझ में आ गया कि भैया ठोस अवस्था में कोई भी भैया क्या होगा, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में क्या होता है, विद्युत का चालन नहीं होता है क्योंकि भैया इनकी ठोस यानी कि कठोर संरचना के कारण भैया ये गति करना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे इसको भैया क्या करते हैं, गलित रूप यानी कि द्रव अवस्था में ला देते हैं तो भैया विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवास वाले आयनों के मध्य अस्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण कमजोर पड़ जाता है। क्या होता है, कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं जल्दी से बोलो, इनके गति को क्या करते हैं, रोकते हैं। रोकते हैं यानी कि गति को रोकना करते हैं, रोकना स्टार्ट करते हैं, बिकाऊ जो इनके बीच जो आकर्षण बल है बहुत कम हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसके वजह से क्या होता है, इनको पॉजिटिव से नेगेटिव जो जा रहा था उसको रोकते हैं, यानी कि क्या करते हैं, आवेशों को क्या करते हैं, आवेशित कण को गति को रोकते हैं। तो भैया क्या होगा, चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो वही चीज बोला हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है कि आयनिक यौगिक जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड ठोस रूप से विद्युत का चालन क्यों नहीं करते हैं लेकिन गलित रूप से करते हैं। ठीक है भाई, तो भाई ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बिना उदासीन परमाणु होते हैं नहीं। चलो, ठोस ब्रोमाइड में दुर्बल आयन होते हैं जो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं बोला है, कहीं पढ़ा नहीं है। आयनिक आबंध ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड में आयन गति को रोकते हैं, दिखाओ जो लेस अस्थिर विद्युत आकर्षण बल। ठीक है, गणित रूप में गैसीय परमाणु को विघटित करते हैं, बिल्कुल नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 8 का 3। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हाँ भाई मैंने बताया था ना एक एक्वेरियम पे क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा था। तो भाई क्वेश्चन को समझते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखो, रवि ने एक एक्वेरियम खरीदा और इसमें और उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एक्वेरियम की नियमित सफाई आवश्यक है, इसे नियमित रूप से साफ क्यों करना पड़ता है। लो भाई, अब दिमाग घुमा दिया, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बोल रहा है क्या कि मृत मछलियां और पौधे एक्वेरियम की बिजली की आपूर्ति को खराब कर सकते हैं, क्या ऐसा संभव है क्या, संभव? तो बोलो कि सर नहीं, बिजली की आपूर्ति से क्या मतलब है। ठीक है, मृत मछलियां और पौधों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है और दुर्गंध आती है। जी मुझे सही लग रहा है, बट और ऑप्शन देखेंगे अभी। ठीक है, मृत मछलियां और पौधे एक्वेरियम के वातन प्रणाली को खराब कर सकते हैं, यानी कि जो वातन यानी कि जो कूलिंग सिस्टम है ना भाई, उसको खराब कर सकते हैं मृत मछलियां और पौधे। चलो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। चलो, मृत मछलियां और पौधों को पानी में नहीं बल्कि मिट्टी में डालना चाहिए। अरे भाई, ऐसे करोगे तुम पॉल्यूशन ही तो करोगे, तो इसके लिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 में ही मेरा फंस रहा है। लेकिन हम बोलेंगे कि भैया इसका सबसे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि भैया जो भी मृत मछलियां हो गया तो भैया क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा कि शर एक प्रकार के जैव निम्नीकरणीय हो जाएंगे, जो भैया क्या करेंगे, इनको सच जो प्राकृतिक में सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा अपघटन किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, जिसके वजह से भैया तोड़े जाएगा, मृत मछली रहेगा तो दुर्गंध भी आएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। और भैया ये एनसीईआरटी में पूरे अच्छे तरीके से लिखा है, अब नहीं भरोसा है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, देख लो यहाँ पे। चलो, ये है देखो, एक क्रियाकलाप 13.1, संभवतः आपने एक जल
यानी कि जीवशाला एक्वेरियम देखी होगी, यही चीज पे क्वेश्चन पूछा है। अब ध्यान से देखना तुम, ठीक है। आइए इसे बनाने का एक प्रयास करते हैं। जल जीवशाला बनाते समय यानी कि एक्वेरियम बनाते समय हमने किन बातों पर ध्यान रखा होगा? मछलियों को तैरने के लिए पर्याप्त स्थान, एक बड़ा जार भी ले सकते हैं, जल, ऑक्सीजन और भोजन, ठीक है। हम एक वायु पंप वातृत्व द्वारा ऑक्सीजन पंप कर सकते हैं तथा मछली का भोजन बाजार में उपलब्ध होता है, ठीक है। यदि हम इसमें कुछ पौधे लगा दें तो एक स्वच्छ स्व निर्वाह तंत्र बन जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कैसे होता है? एक जल जीवशाला मानव निर्मित परितंत्र का उदाहरण है। चलो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे भी बन गया। चलो, क्या हम देखो, अब देखो यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या हम जल जीवशाला को बनाने के उपरांत ऐसे ही छोड़ सकते हैं? यदा कदा इसकी सफाई की आवश्यकता है? क्या हम इसी प्रकार के तालाबों एवं झीलों की सफाई भी करनी चाहिए और क्यों नहीं? चलो भाई, तो भाई देख लो, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला को साफ करना छोड़ दे तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर भी गए हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसका क्या होगा? जब एक जीव मरता है तो जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव, मृत जीव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं, यानी कि अपघटन करते हैं। ये सूक्ष्मजीव अपमार्जक हैं क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो मिट्टी भूमि में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। तो भाई समझ में आ गया कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है? हर एक छोटा सा क्वेश्चन भाई तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कहाँ से सारे क्वेश्चन को पूछ रहा है कि भाई चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है क्योंकि, चलो भाई, उद्यान एक पारिस्थितिक तंत्र है। भाई एक उद्यान को हमने बनाया, उसको एक इन्वायरमेंटल इकोलॉजी सिस्टम में लिया क्योंकि इसमें पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, कीड़े, मेढक, पक्षी आदि जैसे जानवर जैविक घटक के रूप में है। भाई ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो, इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जब भी भाई, एक होता है तुम्हारा घटक, एक होता है जैविक घटक और एक होता है तुम्हारा अजैविक घटक। जैविक घटक किसको बोलते हैं भाई? एक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। तो भैया जैविक घटक जिसमें जीव होता है, जिसमें लिविंग होता है, जीते हैं, और अजैविक घटक जिसमें जीव यानी कि जीवन नहीं होता है। तो भाई पारिस्थितिक तंत्र के लिए ये दोनों घटक बहुत जरूरी है, जैविक और अजैविक। तो पहला ऑप्शन में बोला है कि भाई सिर्फ जैविक घटक होते हैं, तो ये होगा नहीं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि इसमें रहने वाले जीव एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अजैविक घटकों से प्रभावित नहीं होते हैं। भाई ऐसा नहीं है भाई, ये बात सही है कि अंतःक्रिया करते हैं, कोई कोई इस पे डिपेंड है, कोई उस पे डिपेंड है, लेकिन भाई ये अजैविक घटक यानी कि जिसमें जीवन नहीं होता है, जैसे तुम प्लास्टिक डाल दो, उससे क्या होगा भाई? क्या होगा जल्दी से बोलो? उनका भी प्रॉब्लम होगा, पोल्यूशन होगा, उनका भी होगा, उद्यान का जो जीव रह रहे हैं उसमें, ठीक है। तो भाई क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, साथ ही साथ अजैविक घटकों से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 पे। हाँ भाई, हमने बताया था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के उत्पादन के लिए आमतौर पर औद्योगिक विधि का उपयोग कौन सा करते हैं? अभी बताया था सर, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरो क्षार प्रक्रिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं भैया लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा। इसको हम कैसे प्राप्त कर रहे थे? NaOH को कैसे प्राप्त कर रहे थे? अभी तो हमने दिखाया था कि सर जब NaCl के विलयन को हम जल में क्या करते थे, यानी कि लवण के विलयन को विद्युत अपघटन करा रहे थे जल के साथ, तो भैया क्या हो रहा था? मुझे NaOH मिल रहा था। मैंने जस्ट अभी आपको दिखाया, फिर से दिखा देते हैं, देख लो यहाँ पे ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प मीथेन CH4 के लिए सही लूज संरचना को दर्शाता है? सबको पता है कि सर मीथेन का क्या होता है? संरचना ए होता है, ए होता है, ए होता है, चार कार्बन, सॉरी एक कार्बन और चार हाइड्रोजन, सबके साथ एकल बंध है, सबके साथ क्या है? एकल बंध है। यानी कि देख लो, एक कार्बन परमाणु जो चार हाइड्रोजन परमाणु से एकल बंध द्वारा आबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का नंबर दूसरा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 पे। चलो, मानव गतिविधियां का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो भाई मानव गतिविधियां कर रहे हैं तो भैया ये क्या करते हैं? क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई ये पर्यावरण को प्रदूषण में क्या करते हैं? योगदान करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। यदि कोई चालक ओम के नियम का अनुसरण करता है तो धारा और वोल्टेज के बीच आलेख। तो भाई आपने पढ़ा होगा कि सर ये वोल्टेज और करंट के बीच में जो आलेख आता है वो क्या आता है भैया? एक लीनियर कर्व आता है, यानी कि कैसा आता है? सरल रेखा,
सरल रेखा क्या आता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी होता है। ये दोनों दोनों सत्य है, बाकी चीजें कैसे सत्य है हर चीज को बताएंगे। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, सरल रेखा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15। बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो यार मेरे को जब ये सब क्वेश्चन आते हैं तो मैं बिना कलम उठाया करता हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे करो। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक तार का प्रतिरोध आर है, यदि इसकी लंबाई 8 गुना बढ़ा दी जाए और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 4 गुना घटा दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। भाई आप सबको पता है आर बराबर रो एल बाई ए होता है, ठीक है। और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे। भाई देखो अब भाई उसने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 4 गुना घटाया है, 4 गुना कम किया है तो एरिया तो इसके वजह से 4 गुना कम करने से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस 4 गुना बढ़ा और लेंथ को भी 8 गुना बढ़ा दिया तो 8 चौके कितना हो गया 32 आर। ये हुआ मेरा करने का तरीका, तुमको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल नहीं। चलो तुम्हें हम बेसिक से बताते हैं, चीजों को समझाते हैं। चलो देखो यार आर बराबर क्या हो जाएगा, रो एल बाई है। एक तार का प्रतिरोध यही है, आर है। इस आर की मैंने वैल्यू को लिख दिया। तो भाई नया प्रतिरोध पूछा है, कब पूछा है कि जब इसकी लेंथ को 8 गुना कर दिया जाए। भाई ये जो प्रतिरोधकता है ये लंबाई चौड़ाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। जब एक बार तुम बना दियो सिर्फ भैया मटेरियल पे डिपेंड करता है, आप सबको पता है। चलो तो भैया लंबाई को कितना कर दिया, एल से 8 एल कर दिया और एरिया को कितना कर दिया, घटा करके 4 से कितना कर दिया, 4 गुना कम कर दिया, ए बटे 4 कर दिया। चलो जब यहां से लिखोगे आर डैश बराबर तो क्या लिखोगे, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 8 चौके 32 एल बटे ए। अब इसी चीज को मैं सजा के ऐसे लिख देता हूँ, रो एल बाई ए इंटू का 32 लिख दे क्या। अब भाई आप सबको पता है कि भैया आर बटे रो एल बटे ए को क्या हमने बोला था, जल्दी से बोलो, तो आर बोला था सर। तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू 32 यानी कि जो तुम्हारा नया प्रतिरोध होगा 32 टाइम्स ऑफ द पहला हो जाएगा, जो मैंने इतना सा सोल्यूशन में बताया। बाकी तुम्हारी इच्छा है कैसे कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पे। अमोनियम डाइकार्बोनेट अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करने पर क्या बनता है। जब भी भाई बात करते हैं हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट को तो भैया क्या होता है फॉर्मूला, NH4 के होल 2 को भैया, और क्रोमेट का क्या होता है जल्दी से बोलो तो सर CrO, ठीक है, CrO7 यही होता है अमोनियम डाइक्रोमेट को। जब भैया तुम इसको गर्म करते हो तो तुम्हें क्या मिलता है, तो सर क्रोमियम ऑक्साइड मिलता है। साथ ही साथ मुझे सर क्या मिलता है जल्दी से बोलो, नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, प्लस जल प्लस क्या मिलता है जल्दी से बोलो, ऑक्सीजन गैस हमें मिलता है। ये आपने पढ़ा होगा और ये एनसीईआरटी में लिखा है, देख लेना भैया रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण वाले चैप्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है भाई। साथ ही साथ इसमें और लिख लो जल भी मिलता है, ठीक है। तो भाई ये पूरे के पूरे विक्रिया मिल रहे हैं, देखो क्रोमियम ऑक्साइड नाइट्रोजन, क्रोमियम ऑक्साइड और जल, ये भी हो सकता है। चलो लेकिन हो सकता है अभी और देखते हैं ऑप्शन, क्रोमियम और ऑक्सीजन, देखो क्रोमियम नहीं, ये बिल्कुल नहीं, क्रोमियम ऑक्साइड और नाइट्रोजन ये भी हो सकता है। लेकिन और ज्यादा देखो, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड भी मिल रहा है सर और ऑक्सीजन भी मिल रहा है, तो ज्यादा जो मिल रहा है उसी को तो ऑप्शन टिक करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 17, संयोजन अभिक्रिया किस प्रकार के दर्शाया जाता है। चलो भाई क्या हुआ, देखो हम हैं आप, हम है ए और ए, देखो ये क्या है, ए है और बी है, यानी कि ए है आप और ये है आपकी बंदी। क्या है भैया, आपकी बंदी, यानी कि भाई आपने क्या किया, एक लड़की को प्रपोज किया और आप दोनों ने, देखो पहले कॉलेज की लाइफ में क्या किया आप समझ लो, ठीक है। आप दोनों ने क्या किया, एक दूसरे से धीरे धीरे बात करना चालू किया। अब एक ऐसा समय आया कि भाई तुम दोनों का लव मैरिज क्या होता है, लव सक्सेस हो गया। अब तुम क्या करना चाहते हो कि भैया अब हम शादी में बदलना चाहते हो इस लव मैरिज को। तो भैया तुम जा करके क्या किया, मिल गए। तो भैया क्या हो गया, एक प्रकार के संयोजन अभिक्रिया को ये दिखाता है, ठीक है। जब तुम अकेले थे, तुम बंदी थी, तो अलग अलग बातें होती थी, ठीक है। जब जैसे तुमने शादी कर लिया, भाई तुम्हारा लव मैरिज एक शादी में सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो भैया तुमने क्या मिलके दोनों मिल गए, तो उस प्रक्रिया अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इस अभिक्रिया को हम नाम देते हैं भैया, एक तत्व एवं तत्व के बीच, तत्व एवं तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया, ठीक है भाई। यानी कि आप किसी भी चीज को अभिक्रिया करा उसके बाद में तुम्हें एक यौगिक ही मिलेगा, एक अपूर्ण अकेला चीज मिलेगा। तो देखो भाई तुम ऑप्शन से भी चलोगे तो देखो अलग मिल रहा है, संयोजन कहाँ हो रहा है, ये सब तो संयोजन नहीं हो रहा। तो संयोजन सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किस में मिल रहा है, ए बी, ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ए बी प्लस सी मिल करके क्या मिल रहा है, ए बी सी। एक प्रकार के क्या है, संयोजन अभिक्रिया का सॉरी एक सेकंड, क्या है,
संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो भाई अगर मैं और पूछूं कि भैया एक किस प्रकार का संयोजन अभिक्रिया है, तो भाई बोलोगे कि सर ये एक यौगिक है एवं तत्व, एक यौगिक एवं तत्व के बीच क्या है तुम्हारा संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है। समझ में आ गया? एक यौगिक एवं तत्व के बीच संयोजन अभिक्रिया का ये उदाहरण है, जिसमें भाई दो, एक यौगिक और एक तत्व मिलकर के एक क्या बना रहे हैं, एक पूरे के पूरे यौगिक बना रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला? राशि अपने किचन गार्डन के लिए खाद बनाना चाहती है। ध्यान से सुनना, वह किचन के कचरों को उपयोग करने का योजना बना रही है। उसके कार्य के लिए कौन सा सामान का समूह सबसे उपयुक्त है? देखो भाई, हम है राशि की जगह आप खुद सोच लो, अपना नाम सोच लो कि भाई अपने किचन गार्डन के लिए तुम क्या बना रहे हो, खाद बनाने जा रहे हो, डिस्कम्पोज बनाना चाह रहे हो, कंपोज, ठीक है। तो वह किचन के कचरों का उपयोग करने की योजना बना रही है, तो भाई उसके कार्य के लिए कौन सा सामान समूह सबसे बेटर होगा? चल देते हैं। देखो, फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, पैकिंग चीज, चलो यहाँ तक सही है। ऑप्शन पढ़ते हैं और देखते हैं। कागज के छिलके, बची हुई सब्जियां, प्लास्टिक कचरा, पुराना मोबाइल फोन। भाई मोबाइल फोन का क्या मतलब है? चलो भागो, इसको हटाओ। फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, कागज, फटे सूती कपड़े। हाँ भाई, मुझे ये बिल्कुल सही लग रहा है। फलों के छिलके, बची हुई सब्जियां, प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक कचरा भाई ये तो होगा ही नहीं। ये तो भाई क्या होगा, ये तो टूटेगा ही नहीं भाई, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, बहुत लंबे समय तक रखते, तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। आप सोचना इस क्वेश्चन को और खुद से करने की भी कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 पे। देखो भाई, एक शुद्ध जल की पीएच मान के जब भी बात करते हैं, सर शुद्ध जल क्या होता है? उदासीन होता है, और उदासीन विलयन का पीएच मान सबको पता है 7 डिग्री 7 ही होता है, ठीक है भाई। सेम क्वेश्चन आपका शिफ्ट नंबर 3 पे भी पूछा है। इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा लैंग्वेज में बदल दिया और यही क्वेश्चन पूछा है। चलो दिखाएंगे क्वेश्चन जब शिफ्ट नंबर 3 को कराएंगे तब। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। लो भाई, प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि 15 ओम का एक प्रतिरोध 2.5 एम्पीयर की धारा को 12 सेकंड के लिए ले जाता है, तो उत्पन्न ऊष्मा सबको पता है सर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है क्या? हाँ जी सर। भाई आई कितना है? तो 2.5 है सर, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5/2 के स्क्वायर। चलो आर कितना है? तो 15 है, और ये 12 सेकंड के लिए 2 6 12, 2 3 6, और बस इसको गुना करना है। 15 15 कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 5 है 25, और 25 गुने 3 गुने 15। अब भैया गुना करना है। देखो 15 15, 5 है 25, लास्ट में 5 एक ही यूनिट डिजिट है। चलो भागो आगे, कुछ नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21। पार्टियों और रेस्टोरेंट में थर्मोकपल के डिस्पोजेबल का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है। इस प्रथा को बढ़ावा देने से क्या होगा? तो भाई अब खुद से सोचो कि भाई जो भी पार्टी है, जहां भी रेस्टोरेंट है, भाई थर्मोकपल के डिस्पोजल को हम लोग क्या करें भाई, व्यापक रूप से सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो भाई आपको पता है कि सर एक ऐसा अजैविकरणीय अपशिष्ट है जिसको प्राकृतिक प्रक्रियाओं और सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता है। डेट्स वाई भाई क्या कर रहा है, ये जो अजैविकरणीय अपशिष्ट है, जो कचरा है, उनमें बढ़ावे में क्या कर रहा है, ये वृद्धि दे रहा है भाई, बढ़ा रहा है, जो पर्यावरण के लिए क्या होगा, क्या होगा? जल्दी से बोलो, हानिकारक है। तो भाई हम खर्च कम कर रहे हैं, डिस्पोजल उपयोग करने में सस्ते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम अपने स्वच्छता संबंधी चिंता बढ़ा रहे हैं, नहीं, गलत है। हम कचरे की जैव निम्नकरणीय बना रहे हैं, नहीं भाई। ये थर्मोकपल क्या होता है? अजैव निम्नकरणीय अपशिष्ट होता है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 पे। चलो भाई, एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध, 8 ओम है, ठीक है भाई, प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालकों के सिरों के बीच विभवांतर सबको पता है सर, V बराबर आई इंटू भार होता है, और करंट की रेटिंग कितना है? 150 गुने 10 के पावर -3 मिली एम्पियर है, और इंटू का 0.8। भाई 15 8 182 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और 10 के पावर 3 को लिख सकते हैं 1000, 10 से 10, यानी कि 0.12 वोल्ट इज द राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 पे। चलो क्वेश्चन को देखो। अब भाई तुम क्या करोगे, यदि किसी तार की लंबाई उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना चौगुना कर दिया है, तुम यही करोगे, आर बराबर रो एल बाई है। तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट में बिना परिवर्तन किए हुए क्या करेंगे भैया, उसके लंबाई को क्या किया गया,
4 गुना किया तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। और तुम जैसे ही इतना पढ़े तो भैया अगर लेंथ को तुम 4 गुना कर रहे हो तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा तुम्हारा 4 गुना। आप सबको पता है कि सर इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ही पूछता है, तुम जल्दी से मारोगे या चौगुनी हो जाएगी और तुम्हारा हो जाएगा गलत, क्योंकि भाई इसने क्वेश्चन में किया है तो उसके प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भैया मैंने बताया था जस्ट अभी कि भाई प्रतिरोधकता एक बार जिस मटेरियल के बना दिए, अब तुम भाई उसको लंबा करो चाहे छोटा करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस मटेरियल के लिए प्रतिरोधकता बनाए हो सबकी एक वैल्यू फिक्स होती है भाई, ये मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, ना कि उसके लंबाई चौड़ाई पे डिपेंड करता है। तो भाई प्रतिरोधकता की बात किया जाए तो भैया क्या रहेगी, समान रहेगी। लेकिन यही क्वेश्चन में उसकी प्रतिरोध की बात में पूछता तो भैया क्या हो जाता, 4 गुना होता। तो छोटी सी चीजों को समझना है तभी क्वेश्चन को करना है, भावनाओं में बह करके गलत नहीं कर देना है। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 पे। भाई निम्नलिखित में से कौन सी समजातीय श्रेणी का सही परिभाषा है। भाई एक ही जात, देखो भाई आपने पढ़ा होगा एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो भाई इनके समजातीय श्रेणी चलती है। भाई उन्हीं के फॉर्मूला को सारे के सारे उनके सदस्य यूज करते हैं, उसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी। ठीक है, तो भाई विभिन्न पर्याय, देखो यार हिंदी में यार मजा नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। विभिन्न प्रक्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की एक श्रेणी। भाई विभिन्न को तो हम बोल ही नहीं सकते हैं समजातीय का। समान प्रक्रियात्मक यानी कि समान यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप और समान रासायनिक गुणों वाली एक यौगिक की श्रेणी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समजातीय श्रेणी बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25। आप सबको पता है वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चा बच्चा इस क्वेश्चन को करेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग बोलते हैं CFC, हर बंदा ने किया हुआ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 26। एक दंड चुंबक के चारों ओर, एक दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है। तो लो भैया मैंने एक दंड चुंबक लगा दिया, मान के चलो ये नॉर्थ है इसका साउथ है। भाई किसी भी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और साउथ। तो भाई अब इससे निकलती है चुंबकीय की रेखा, ठीक है, जो नॉर्थ से साउथ जाती है और साउथ से नॉर्थ अंदर की ओर जाती है। ये हो गया तुम्हारा नॉर्थ से साउथ, और भैया साउथ से नॉर्थ ऐसे अंदर की ओर जाती है। बाहर की ओर कैसे जाती है, इस क्वेश्चन को तैयार करना। चुंबक के बाहर की ओर नॉर्थ से साउथ, और चुंबक के अंदर की ओर कैसे जाती है, साउथ टू नॉर्थ। इस क्वेश्चन को भी तैयार करना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है भाई, अब भाई ये चुंबक है तो एक तो बहुत बहुत सारे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, बहुत सारे होंगे इससे मैग्नेटिक लाइंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोल देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो बाकी चीजों को धीरे धीरे बताएंगे, हर चीजों को समझाएंगे। अभी हमें क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, एक दंड चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या दर्शाती है। तो भाई गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, ये कहाँ आ गया भाई चुंबकीय क्षेत्र में, चलो कोई बात नहीं। चुंबकीय के चारों ओर वायु का प्रवाह, अरे भाई वायु का थोड़ी ना प्रवाह है, ये भी नहीं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रबलता, देखो भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रहा है कि किस दिशा में जा रहा है। चुंबक की बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहा है और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ जा रहा है, और साथ ही साथ दिखा रहा है देखो कितना प्रबल है, यहाँ पे प्रबलता दिखा रहा है, यहाँ पे ज्यादा प्रबल है, जितना दूर जाओगे कम प्रबलता होगी। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति। भैया यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। 27, देखो भाई फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, और मैंने बताया था एक सर लेफ्ट हैंड रूल और एक होता है तुम्हारा राइट हैंड रूल फ्लेमिंग के। तो भैया मैंने प्रीवियस सेट में लेफ्ट हैंड रूल पे चर्चा किया था, अब राइट हैंड रूल पे करेंगे। तो ये तुम्हारा अंगूठा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, ऐसे बना देते हैं आप, थोड़ा सा रुक जाओ। ये तुम्हारा अंगूठा है और ये तुम्हारी अंगुलियां हैं, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, अंगूठा है, और ये तुम्हारी अंगुलियां बाकी के, चलो छोटी अंगुलियां ऐसे कर, ये तुम्हारा हो गया फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल। तो भैया ये अंगूठा बताता है भैया चालक की गति की दिशा, ठीक है, चालक जो भी तुम मोटर चला रहे हो ना उसकी गति अगर तुम्हें निकालना है, कोई भी कंडक्टर है उसको अगर तुम घुमा रहे हो तो उसकी गति की दिशा ये बताता है तुम्हें, गति यानी कि मोशन की दिशा बताता है। और ये तुम्हें बताता है क्या भैया, ये तुम्हें बताता है क्या, जल्दी से बताओ, ये वाली अंगुल, ये वाली जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तर्जनी, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बताता है। और ये बताता है तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सॉरी इंड्यूस्ड करंट, क्या बताता है, इंड्यूस्ड करंट की दिशा। तो भैया ये पूछा है कि फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम को ज्ञात करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं। तो धारावाहक चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिल्कुल नहीं, गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल नहीं, धारक वाही चालक की धारा की दिशा बिल्कुल सही है, चालक की गति की दिशा नहीं। भाई हम लोग गति की दिशा कब, जब हम जनरेटर चलाते हैं तब भैया उस कंडीशन में हम लोग गति का डायरेक्शन निकालते हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा, धारावाही चालक की धारा की दिशा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते 28। क्या
कह रहा है क्या, एक रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचयन को किस प्रकार वर्णित किया गया है। आप सभी को पता है सर, अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो सर। अपचयन अभिक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया। और उपचयन यानी कि देखो, उप का मतलब ऊपर, यानी कि उपचयन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ऐसे याद रखना, भूलना मत, ठीक है। तो भैया अवकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया उसको बोलते हैं सर जहां पे मुझे क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है सर। और बोल देते तो हाइड्रोजन का जोड़ होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, ग्रहण होता है, और इलेक्ट्रॉन का भी क्या होता है, ग्रहण होता है, उसको बोलते हैं अवकरण। इसी तरह ऑक्सीजन की, ऑक्सीकरण की बात करें तो सर ऑक्सीजन का क्या होता है, जुटना यानी कि ग्रहण। और बाकी की बारी चीजों को क्या, बाकी की बारी, बाकी चीजों को क्या होता है भैया, हाइड्रोजन का त्याग, इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो भैया एक रेडॉक्स अभिक्रिया उसको बोलते हैं जहां पे ऑक्सीकरण एवं अवक्वीकरण अभिक्रिया दोनों शामिल हो, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया करते हैं। तो भैया उसमें पूछा है कि अपचयन को किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। तो भैया अपचयन यानी कि इसमें से देख लो, अपचयन की बात कर रहा है ना, तो देख लो इलेक्ट्रॉन का क्षय, देखो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है तो ये गलत। एक ऋणात्मक तत्व का संयोग, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। ऑक्सीजन का संयोग, देखो भैया ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो भैया हाइड्रोजन का संयोग, हाँ भैया हाइड्रोजन का जुड़ रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का ग्रहण हो रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 28 का 4। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे चलने के पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, मोहन एक कैफे गया, मोहन नहीं आप गए अपनी बंदी के साथ। चलो क्वेश्चन कैसे सोचना है, ठीक है। मोहन यानी कि आप अपने बंदी के साथ एक कैफेटेरिया गए और एक शीतल पेय का ऑर्डर किया, भैया मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए, हम अपनी बंदी के साथ हैं, बहुत तगड़े वाला देना। चलो हाँ सर मजा आ रहा है, फीलिंग आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। वेटर उसका ऑर्डर, ठीक है। अब जो भैया वेटर आया उसने टेबल पर देखा, हेलो सर, हेलो मैम, व्हाट डू यू वांट, अरे व्हाट यू वांट, ठीक है। थोड़ी इंग्लिश हमारी अच्छी नहीं, फिर भी हम तैयार कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। वेटर उसका ऑर्डर किया, वेटर उसका ऑर्डर, ठीक है, एक प्लास्टिक के गिलास ने प्लास्टिक के स्ट्रो के साथ लाया, भाई प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक के स्ट्रो के साथ लाया। मोहन यानी कि आप पर्यावरण के प्रति जागरूक होने के कारण खुश नहीं है। तो भैया आप क्या है, आप वही इंसान है जो पर्यावरण को हानि नहीं देखना चाह रहे, जिसकी वजह से भैया क्या है, खुश नहीं है। भले बंदी के साथ गए लेकिन आप क्या है, खुश नहीं है। क्योंकि क्योंकि प्लास्टिक का ग्लास और प्लास्टिक की स्ट्रॉ जैव निम्नीकरणीय नहीं है, ये लंबे समय तक रहते हैं और भैया लंबे समय तक मिट्टी में बना रहता है। लो मैंने पहला ऑप्शन ही पढ़ा, ऑप्शन खत्म, यहीं पे खत्म, ठीक है। प्लास्टिक का ग्लास और प्लास्टिक का स्ट्रॉ कैफे के बहाने में नहीं जुड़ता है, ये सब भाई फालतू की बकवास है, सिर्फ बकैती किया है। प्लास्टिक के गिलास और प्लास्टिक की स्ट्रॉ उससे पसंदीदा रंग का नहीं था, ये सब गलती है। प्लास्टिक का गिलास और प्लास्टिक का स्ट्रॉ पेय का स्वाद खराब कर देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका राइट आंसर तुम्हारा यही होगा। तुम जब ऑप्शन को पढ़ोगे भी ना तो खुद से कर ले जाओगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यार से चलते हैं। यदि किसी दिए गए धात्विक तार पे सिरों पर विभवांतर भी और उसमें प्रवाही धारा के समानुपाती होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बशर्ते उसका तापमान क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो इस नियम को हम लोग क्या बोलते हैं सर, ओम का नियम बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ओम का नियम क्या होता है सर, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। एक सेकेंड, क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और भैया इसी को बोलते हैं, कब है वैलिड, जब टेम्परेचर तुम्हारा कांस्टेंट होता है, तापमान स्थिर हो। इस नियम को हम लोग बोलते हैं ओम का नियम। बच्चा बच्चा किया होगा। तो भाई आज के हमने 30 क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लिया और आपको हर एक छोटी चीज सीखने को मिला होगा। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई क्या करोगे, वही चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, ताकि तुम्हारे भी दोस्तों को सिलेक्शन हो जाए। चाहे रेलवे के किसी भी एग्जाम में साइंस पूछता है तो भाई मैं बहुत जल्द एनसीईआरटी का बुक का, अभी 9th क्लास का एनसीईआरटी जो नया वाला आया है ना, उससे बहुत क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कराऊंगा। वो 9th की एनसीईआरटी न्यू वाली है, उसमें जो चैप्टर ऐड हुए हैं उनको भी मैं अच्छे से कराने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो भाई वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में बने रहने के लिए डेली की तरह मेरे तरफ से प्यारा सा क्या रहेगा भाई, थैंक्स यू, ठीक है भाई। और अपनी प्रिपरेशन करते रहो और जीवन को आगे बढ़ाओ। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।